हेलो दोस्तों, वेलकम टू नालंदा अकेडमी। नालंदा अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 1500 MCQ सीरीज का अगला पार्ट, जिसमें हम संसदीय व्यवस्था और संघीय व्यवस्था से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। और कल से हम अब संघ सरकार या केंद्र सरकार से संबंधित, जैसे कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद और अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी, इनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे उन्हें आप डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हमारे देश में शासन की कौन सी प्रणाली अपनाई गई है। तो आपके ऑप्शन है संसदीय शासन प्रणाली, अध्यक्षीय शासन प्रणाली, दोनों यानी में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ए, संसदीय शासन प्रणाली को हमारे देश ने अपनाया है। अगला क्वेश्चन है संसदीय सरकार को किस और नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन है कैबिनेट सरकार, उत्तरदायी सरकार, सरकार का वेस्टमिनिस्टर स्वरूप या फिर सभी। इसका सही ऑप्शन है सभी, क्योंकि जो संसदीय सरकार होती है जितने भी महत्वपूर्ण डिसीजन होते हैं वो कौन लेती है, कैबिनेट लेती है, इसलिए ये भी कहते हैं उत्तरदायी सरकार, क्योंकि संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। इसके अलावा सरकार, तो इंडिया के पर्सपेक्टिव में देखोगे तो हमने ब्रिटेन से अपनाया इसको, और इंडिया के पर्सपेक्टिव में जो ब्रिटेन है वो वेस्ट में पड़ता है, इसलिए वेस्टमिनिस्टर स्वरूप इसे कहा जाता है। तो आपका डी ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा किन देशों में संसदीय शासन प्रणाली है। तो दोस्तों आपके ऑप्शन है ब्रिटेन, जापान, भारत, कनाडा। तो इसका सही ऑप्शन होगा डी, यानी कि ऑल, है ना। तो क्योंकि अब ऑप्शन जहाँ भी आएगा ना तो ब्रिटेन नाम देगा ना भारत नाम देगा, आपको और नाम याद होना चाहिए। दोनों नाम आप याद रख लेना कि यहाँ पे भी संसदीय शासन प्रणाली है, तो इसलिए आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी ऑल। अगला क्वेश्चन है अमेरिका में शासन की कौन सी प्रणाली अपनाई गई है। तो अमेरिका में अध्यक्षीय शासन प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली, कैबिनेट सरकार मॉडल या वेस्टमिनिस्टर मॉडल। तो इसमें दोस्तों आपका सही ऑप्शन है ए, अध्यक्षीय शासन प्रणाली अपनाई गई है। जैसे हम प्रेसिडेंशियल रूल भी कहते हैं, इसलिए अमेरिका में वहाँ का जो प्रमुख होता है वो कौन होता है, प्रेसिडेंट होता है, इसलिए इसे प्रेसिडेंशियल रूल भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं किन किन देशों में अमेरिकी शासन प्रणाली यानी अपना किन किन देशों में अमेरिकी शासन प्रणाली को अपनाया गया है। तो उसका देखिए अपन अमेरिका मैंने क्यों लिखा, यहाँ पे अध्यक्षीय क्यों नहीं लिखा, क्योंकि दोस्तों अमेरिका पहला वो देश था जिसने अध्यक्षीय शासन प्रणाली को अपनाया था। ठीक है, अमेरिका पहला वो देश था जिसने अध्यक्षीय शासन प्रणाली को अपनाया था। तो इसमें कौन कौन है, ब्राज़ील, श्रीलंका, रूस और सभी। तो इसमें सभी हैं, यानी कि अमेरिका तो है ही, साथ में ब्राज़ील, श्रीलंका और रूस ने भी ऐसे देश हैं जिन देशों ने क्या किया, जिन देशों ने अध्यक्षीय शासन प्रणाली को अपनाया। इसलिए इन सारे नाम याद कर लीजिए, इसमें आपका डी ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अध्यक्षीय शासन प्रणाली को और किन किन नामों से भी जाना जाता है। तो गैर उत्तरदायी सरकार, गैर संसदीय सरकार, गैर निश्चित कार्यकारी व्यवस्था, सभी। तो देखिए दोस्तों, क्योंकि ये उत्तरदायी नीति सामूहिक रूप से सरकार के संसद के प्रति, इसलिए ये हो गया संसदीय, क्योंकि संसदीय सरकार इसे गैर संसदीय सरकार भी कह दिया जाता है। ये निश्चित कार्यकाल के लिए चुनी जाती है। जैसे अमेरिका, हमारे इंडिया में क्या होता है कि 5 साल का कार्यकाल तो होता है, लेकिन यदि वो बहुमत नहीं है उनके पास में, तो बहुमत ना होने के कारण उन्हें 5 साल से पहले भी सरकार विकसित हो जाती है, 5 साल से पहले ही पद छोड़ना पड़ जाता है। जबकि वहाँ पे ऐसे नहीं दिया, वहाँ पे चुन लिए तो अब 4 साल के लिए हो जाते हैं, इसलिए इसे सही ऑप्शन है आपका डी, यानी कि सभी। तो अध्यक्षीय शासन प्रणाली को इन सभी नामों से भी जाना जाता है, तो आप इन्हें भी याद रख लीजिएगा नाम। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, तो अब कार्यपालिका से मतलब क्या होता है, तो कार्यपालिका से मतलब होता है कि प्रेसिडेंट, कार्यपालिका से मतलब होता है हमारा प्रेसिडेंट। ठीक है, कार्यपालिका में कौन कौन लोग आते हैं, कार्यपालिका प्रेसिडेंट आते हैं, और हमारे कौन आते हैं, और हमारे PM आते हैं। इसके अलावा उनकी मिनिस्ट्री जितनी है, मिनिस्टर के लोग जितने हैं वो सब आते हैं। तो ये किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो देखिए दोस्तों, संसद के प्रति, प्रधानमंत्री के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति, सर्वोच्च न्यायालय। तो जुडिशरी हो गई, तो अलग ही हो गया। ये दोनों तो यहीं पे हो गए, कार्यपालिका के खुद ही पार्ट है। तो किसके प्रति उत्तरदायी होंगे, तो संसद के प्रति। तो आपका ए ऑप्शन सही है। ये सब किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो ये सब संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन, संविधान में कैबिनेट के संबंध में के संदर्भ में समानता की प्रथम किसे कहा गया। आप क्वेश्चन समझिए, कैबिनेट के संबंध के संदर्भ में समानता की प्रथम किसे कहा गया है। गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री। तो देखो सीधी बात है दोस्तों कि जो मिनिस्ट्री होती है, जितने मिनिस्टर होते हैं वो क्यों होते हैं, मंत्री। अब मंत्री होंगे सारे जैसे बराबर, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री, जितने भी। लेकिन जहाँ लिखा है वर्ड प्रधानमंत्री, मतलब मंत्रियों के बीच में प्रधान तो प्रधानमंत्री है ना, मंत्रियों के बीच में जो प्रथम होगा वो प्रधानमंत्री। तो आपका ऑप्शन होगा सी, प्रधानमंत्री। जैसे मुख्यमंत्री के लिए क्या होता है कि मंत्री, और मंत्री में जो मुख्य हो उसे मुख्यमंत्री। तो ये प्रधान है, इसलिए प्रधानमंत्री। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी संसदीय शासन व्यवस्था नहीं है। अब इसके ऑप्शन है आपके नाम दिए हैं, वास्तविक कार्यपालिका, बहुमत प्राप्त दल का शासन, निश्चित कार्यकाल वाली सरकार, सामूहिक उत्तरदायित्व। इसका ऑप्शन सी सही है। मैंने अभी आपको बताया कि जो संसदीय शासन प्रणाली है उसमें ऐसा नहीं होता, उसमें तो 5 साल के लिए होता है, उसके पहले भी उसका विघटन हो सकता है। लेकिन जो संसदीय अध्यक्षीय शासन प्रणाली है उसमें निश्चित कार्यकाल वाली सरकार होती है 4 साल के लिए, है ना। अमेरिका से 4 साल के लिए कन्फर्म आ जाए। आपका ऑप्शन सी सही है, यहाँ पे ये इसकी विशेषता नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन कौन संसदीय सरकार की विशेषताएं हैं। तो दोहरी सदस्यता, प्रधानमंत्री नेतृत्व, निश्चित सदन का विघटन, राजनीतिक एकता, सही है। तो इसका डी ऑप्शन, सी ऑप्शन सही है, यानी कि सभी। दोहरी सदस्यता कैसे, तो देखो हर सदस्य जो है वो कार्यपालिका का भी सदस्य होता है, मतलब सॉरी हर सदस्य नहीं, लेकिन ज़्यादातर जितने मंत्री बन जाते हैं वो कार्यपालिका के सदस्य होते हैं, साथ में विधायिका के सदस्य भी बने रहते हैं, यानी विधायिका के सदस्य होते हैं और कार्यपालिका भी चले जाते हैं। यहाँ पर दोहरी सदस्यता का प्रावधान होता है। भारतीय प्रधानमंत्री नेतृत्व करता है, बिल्कुल है। निश्चित सदन का विघटन होता है, मैंने बताया कि जो लोकसभा है उसका विघटन हो जाता है, और राजनीतिक एकरूपता होती है। तो आपका डी ऑप्शन सही है, यानी सभी। 11वां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से संसदीय व्यवस्था के दोष हैं। अस्थिर सरकार,
बिल्कुल। आस्था सरकार होती कभी भी गिर सकती 5 साल से पहले। नीतियों की निश्चित टिकाऊ, बिल्कुल ये भी होता है। मंत्रिमंडल निरंकुश होता है, बिल्कुल ये निरंकुश हो जाता है। आकुशल व्यक्ति होते हैं, बिल्कुल आकुशल है। ऐसे ऐसे लोग जिन्होंने कभी रक्षा में कुछ काम नहीं किया या जिन्होंने कभी वित्त का कुछ देखा लिखा भी, वो वित्त मंत्री रक्षा मंत्री बन के बैठ जाते हैं ना। तो इसका आपका ऑप्शन ई सही है, यानी सभी, ये सभी इसके क्या है, दोष हैं संसदीय शासन व्यवस्था के। भारत के प्रधानमंत्री किस सदन से होना चाहिए? आपके ऑप्शन निश्चित सदन, उच्च सदन, दोनों या इनमें से कोई भी नहीं। तो देखिए मान्यता ये है कि जो निश्चित सदन से होना चाहिए, कब से होना चाहिए, निश्चित सदन से होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं कि उच्च सदन से नहीं बन सकते। पास्ट में ऐसे भी पीएम हुए हैं जो कि उच्च सदन से थे और पीएम पद का ग्रहण किया था या पीएम के पद को उन्होंने सुशोभित किया था, जैसे कि इंदिरा गांधी हो गई या मनमोहन सिंह हो गए, ये लोग उच्च सदन से थे तब भी पीएम बने थे। कि ब्रिटेन में से नहीं, ब्रिटेन में कंपलसरी है कि जो ब्रिटेन का जो पीएम होता है वो निश्चित सदन से ही होता है। क्यों? क्योंकि निचले सदन जो होता है उसे जनता द्वारा सीधा चुना जाता है, या जो वहाँ के सदस्य होते हैं उसे जनता द्वारा सीधा चुना जाता है, तो वो सीधे जनता का प्रतिनिधि होता है। जबकि उच्च सदन में जो बंदा बैठता है वो जनता द्वारा सीधा नहीं चुना जाता, इसलिए वो जनता का सीधा प्रतिनिधि नहीं होता, वो इनडायरेक्टली फॉर्म से चुना जाता है यहाँ पे, है ना। तो इसलिए आपका ऑप्शन दोनों होगा इसमें डी। सी हमारे यहाँ पे क्या होता है कि दोनों तरह से, ये दोनों सदनों से पीएम बन सकता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किन देशों में एकात्मक शासन व्यवस्था अपनाई गई है? तो इसके ऑप्शन है जापान, फ्रांस, इटली, चीन, ब्रिटेन, नॉर्वे और सभी। तो मैंने जानबूझ के दोस्तों ऐसा ऑप्शन दिया ताकि आपको सारे नाम याद हो जाए कि कहाँ कहाँ पे एकात्मक शासन प्रणाली अपनाई गई है, कहाँ कहाँ पे एकात्मक शासन व्यवस्था है। तो इन सब देशों के नाम याद कर लीजिएगा। अगला ऑप्शन क्वेश्चन है निम्न में से किन देशों में संघीय शासन व्यवस्था अपनाई गई? तो संघीय कहाँ पे है? हमारे यहाँ पे संघीय है। एकात्मक का मतलब क्या होता है, पहले तब से समझ लो। एकात्मक का मतलब होता है दोस्तों कि जहाँ पे संघीय सरकार की पूरी जो पावर है वो किसी के पास होती है, संघ सरकार के पास में या किसी भी सरकार के पास में होती है, वहाँ एकात्मक शासन। और संघीय सरकार होती है जहाँ पे शक्तियों का बंटवारा कर दिया जाता है, जहाँ पे राज्य और संघ के बीच में शक्तियों का बंटवारा कर दिया जाता है, वहाँ पे संघीय सरकार होती है। जैसे हमारे यहाँ पे है, हमारे यहाँ भी हमने शक्तियों का बंटवारा कर रखा है, तो शक्ति इसे क्या कहते हैं, इसे संघीय सरकार कहा जाता है। जैसे कि मान लीजिए हमारे यहाँ क्या बोलते हैं, हम राज्य बोलते हैं, अमेरिका में भी राज्य बोलते हैं, और स्विट्जरलैंड में कैंटोन बोलते हैं, कनाडा में प्रांत बोलते हैं, रूस में गणतंत्र बोलते हैं, और संघ तो है ही, है ना, राज्यों के नाम से पुकारा जाता है। तो आपके ऑप्शन अमेरिका, रूस, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, स्विट्जरलैंड, उपरोक्त सभी। तो आपका आंसर होगा उपरोक्त सभी। इन सभी देशों में संघीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया, इसलिए आप इनके सारे नाम याद कर लीजिएगा कि इन देशों में ये ऑप्शन है या इन देशों में संघीय सरकार को अपनाया गया है। ठीक है, जहाँ पर शक्तियों का बंटवारा किया गया संघ और राज्य के बीच में। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत के संविधान में शासन की कौन सी व्यवस्था अपनाई गई है? अब एकात्मक शासन, संघीय शासन दोनों। तो दोस्तों हमने अपने देश के लिए संघीय शासन व्यवस्था को अपनाया। हमने कौन सी देश व्यवस्था को अपनाया? हमने संघीय शासन व्यवस्था को अपनाया, क्योंकि आपने देखा हमारे यहाँ पे राज्य और संघ दो व्यवस्था होती हैं, जहाँ पे दोनों के बीच में शक्तियों का बंटवारा होता है, दोनों अपनी शक्तियों का यूज करते हैं और दोनों अपने अपने विषयों के लिए कानून का भी निर्माण करते हैं। तो आपका बी ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संघ व्यवस्था किस देश के मॉडल पर आधारित है? पहला ऑप्शन आपका कनाडा, दूसरा अमेरिका, तीसरा दोनों का मिला जुला रूप, या चौथा इनमें से कोई भी नहीं। तो दोस्तों हमने कनाडाई मॉडल को अपनाया। कनाडा के मॉडल में अमेरिका मॉडल क्या था? तो अमेरिका मॉडल ऐसा था जहाँ पे राज्यों ने मिलकर संघ का निर्माण किया, मतलब राज्य पहले ही बन गए थे, फिर राज्यों के कुछ काम ऐसे थे जो कॉमन थे और उन कॉमन कामों में उन्होंने संघ का निर्माण किया, जो अमेरिकी संघ है। लेकिन कनाडा में ऐसा नहीं था। कनाडा में जो था संघ पहले से ही बना हुआ था, एकीकृत था और बहुत पावरफुल था, और उसने फिर राज्यों का निर्माण किया अपने हिसाब से। तो हमने इसी मॉडल को अपनाया, क्योंकि हमारे यहाँ भी क्या था, संघ पहले से ही था, पावरफुल था और राज्य भी थे। लेकिन हमारे यहाँ संघ को इसलिए ज़्यादा पावरफुल बनाया गया है और संघ राज्यों को थोड़ा कम पावरफुल रखा गया, ताकि इस राज्यों को संघ से अलग होने का मौका न मिले या वो अपने आप को स्वतंत्र न घोषित कर सके। इसलिए हमारे यहाँ पे संघ ज़्यादा पावरफुल है और हमने कहाँ से अपनाया? तो हमने इसे कनाडा से अपनाया है। कनाडा की व्यवस्था है। संघीय सरकार की विशेषता है। तो संघीय सरकार की विशेषता क्या है? द्वैत राज्य पद्धति। ये भारतीय संघीय व्यवस्था है, भारतीय संघीय सरकार की, ठीक है, सभी की नहीं बात कर रहा हूँ। ये भारतीय संघीय सरकार की विशेषता क्या क्या है? द्वैत राज्य पद्धति बिल्कुल सही है। केंद्र और राज्य है, लेकिन संविधान बिल्कुल, लेकिन संविधान शक्ति के विभाजन है, बिल्कुल राज्य और केंद्र और संवर्धित सूची में शक्ति का विभाजन भी किया गया है। तो आपका ऑप्शन होगा सही डी, यानी कि आपका कौन सा ऑप्शन सही? तो आपका डी ऑप्शन इसमें सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषताएं कौन कौन सी हैं? अब कौन कौन सी एकात्मक विशेषता हैं? तो सशक्त केंद्र, बिल्कुल सशक्त केंद्र है हमारे यहाँ पे, भाई संघीय व्यवस्था है, उसके बाद भी एकात्मक कुछ विशेषताएं जैसे सशक्त को ज़्यादा केंद्र को ज़्यादा सशक्त बनाया गया है। राज्य नश्वर है, बिल्कुल हमारे राज्य नश्वर है, इसलिए कहा जाता है कि राज्य जो भारत है वो विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। एकल संविधान, तो हाँ देश, राज्य और केंद्र के लिए दोनों के लिए एक संविधान बनाया गया, इसलिए हमारा संविधान इतना ज़्यादा बड़ा हो जाता है, क्योंकि हमारी डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा थी ना, डाइवर्सिटी भी, पॉपुलेशन, एरिया, पर सबके लिए एक संविधान अकेला। तो इसलिए आपका ऑप्शन होगा डी सही। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा होगा दोस्तों? तो आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी कि सभी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी भारतीय संघीय सरकार की विशेषता नहीं है? अब नहीं है देखना है दोस्तों, में यहाँ पे देखना है नहीं है। संवैधानिक कठोर सर्वोच्चता, बिल्कुल सही है। कठोर संविधान, ये भी सही है। स्वतंत्र न्यायपालिका, ये भी सही है। एक सदनी विधायिका, ये ऑप्शन इसका गलत है, यानी कि ये ऑप्शन इसका गलत है। तो ये आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे एक सदनी विधायिका, हमारे दो सदनी विधायिका, एक तो है लोकसभा और दूसरी है राज्यसभा, है ना। तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है कि 20 में से कि
निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान की एकात्मक विषय है? वहाँ पे 18 नहीं है, वो एकात्मक 18 लग गया है ना। एकात्मक विशेषता नहीं है, फिर से नहीं पूछा है इसमें। तो आपके ऑप्शन दोहरी नागरिकता, अखिल भारतीय सेवाएं, तो ये सही है। भारतीय लचीलेपन बिल्कुल सही है। कठोर भी और लचीला भी है। संविधान की हमारी विशेषता है कि वो कठोर भी और लचीला भी है। कठोर ऐसा है कि आप कभी भी उसमें कुछ भी तुरंत परिवर्तन नहीं कर सकते, लेकिन इतना लचीला भी है कि ज़रूरत पड़ने पे आप उसमें परिवर्तन कर भी सके, है ना, समय परिस्थिति के हिसाब से। दोनों विशेषताएं उसमें है। एकीकृत न्यायपालिका, ये भी हमारे जो न्यायपालिका वो प्राइवेट रूपा है, प्रारंभिक नुमा है। कैसे? यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के अंदर ऊपर टॉप पे, उसके बाद यहाँ पे हाई कोर्ट है, उनकी संख्या इतनी ही है। फिर और नीचे जाओगे तो हाई कोर्ट से ज़्यादा जहाँ पे चौड़ाई ज़्यादा आ गई तो आप देखो हाई कोर्ट से ज़्यादा क्या है, जिला न्यायालय। इससे ज़्यादा फिर आप चले जाइए तहसील लेवल पे, तो वहाँ पे तहसील न्यायालय होती है ना। और फिर यहाँ पे ग्राम अदालतें होती हैं, यानी ग्राम पंचायत ग्राम अदालतें यहाँ पे होती है, तो और ज़्यादा होती है, उनकी संख्या और ज़्यादा होती है। तो इसमें प्रारंभिक नुमा है, एकीकृत न्यायपालिका है। तो आपका सही ऑप्शन क्या होगा इसमें? दोहरी नागरिकता। ये नहीं है हमारे यहाँ पे, चाहे आप किसी भी राज्य के नागरिक हो, आपकी सिंगल नागरिकता होती है और आप सिर्फ इंडियन कहलाते हैं, आपके पास सिर्फ भारतीय नागरिकता होती है, आप किसी भी राज्य के नागरिक नहीं होते। ना यानी आप ना तो बिहारी है, ना गुजराती, ना मराठी, आपके यहाँ सिर्फ और सिर्फ आप भारतीय हैं। जबकि अमेरिका में समझता, अमेरिका में क्या होता है कि पहले आप वहाँ पे कैलिफोर्निया के हमारे लीजिए आप, तो पहले आप कैलिफोर्नियाई नागरिक है, बाद में अमेरिकी नागरिक है। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में आप सिर्फ और सिर्फ इंडियन हैं या भारतीय हैं और कुछ नहीं। ठीक है, तो आज के इतना ही दोस्तों। कल फिर हम मिलेंगे एक नए क्वेश्चनों के साथ में अब। और आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, मन घर में पढ़ रहे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने परिवार का ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए। और जब तक आवश्यकता हो तब तक घर से बाहर ना आने जाएँ। और देखते रहिए इसे। आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।